नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 40 क्वेश्चन। इसमें वो 40 क्वेश्चन होने वाले हैं जो प्रीवियस दिन पूछे गए, पिछले दिन पूछे गए हैं। दोस्तों ने कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो हम उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे। तो आपके इस वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में वो सभी क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके एटीएम से पूछा गया है। भारत का पहला एटीएम किस बैंक द्वारा लगाया गया था? जो भारत का पहला एटीएम है, आखिर ये किस बैंक द्वारा लगाया गया था? तो आंसर होगा आपका हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन द्वारा ये लगाया गया था। ये कहाँ लगाया गया था? तो यह आपका प्रत्येक क्वेश्चन नीचे आपका डिस्क्रिप्शन भी है। भारत में पहला एटीएम हांगकांग और शंघाई कॉर्पोरेशन बैंकिंग कॉर्पोरेशन द्वारा 1987 में लगाया गया था। यह एटीएम मुंबई के अंधेरी पूर्व में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह एटीएम मुंबई के अंधेरी पूर्व में स्थापित किया गया था। हांगकांग और शंघाई कॉर्पोरेशन द्वारा ये लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एटीएम की फुल फॉर्म होती है, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप कहेंगे जो एटीएम होता है इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम की फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछ जाती है। एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पेटीएम। जो पेटीएम है, आखिर पेटीएम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आप कहें जो पेटीएम है, पेटीएम की स्थापना सन 2010 में। पेटीएम की स्थापना कब हुई? तो पेटीएम की स्थापना सन 2010 में हुई। पेटीएम की शुरुआत 2010 में मोबाइल रिचार्ज और बिल भुगतान के रूप में शुरू हुई थी। बाद में यह एक पूर्ण डिजिटल वॉलेट और बैंकिंग प्लेटफॉर्म बन गया। कब हुई शुरुआत? 2010 में, और बाद में यह बैंकिंग के रूप में भी आपका यूज होने लगा। पहले इसकी शुरुआत किसके लिए हुई थी? रिचार्ज और बिल भुगतान के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो पेटीएम है, आखिर इसके संस्थापक कौन है? तो आपका आंसर होगा जो पेटीएम है इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम के संस्थापक कौन है? तो पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो विजय शेखर शर्मा है, इन्होंने पेटीएम की शुरुआत की थी और वह 197 कम्युनिकेशन के भी संस्थापक है। 197 कम्युनिकेशन के संस्थापक कौन है? तो आप कहेंगे वो हैं आपके विजय शेखर शर्मा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो फोन पे है, आखिर ये किस वर्ष लॉन्च हुआ? तो फोन पे आपका सन 2016 में लॉन्च हुआ। फोन पे कब लॉन्च हुआ? तो फोन पे सन 2016 में लॉन्च हुआ। फोन पे भारत का पहला यूपीआई आधारित भुगतान ऐप है जिसको सन 2016 में लॉन्च किया गया था। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोन पे के संस्थापक कौन है? जो फोन पे के हैं, आखिर उसके संस्थापक कौन है? जैसे आपने पेटीएम के देखे, और अब यहाँ पर फोन पे के संस्थापक कौन है? तो आप कहें जो फोन पे के संस्थापक हैं वो हैं आपके समीर निगम और राहुल चेरी। फोन पे के संस्थापक कौन है? तो फोन पे के संस्थापक हैं समीर निगम और राहुल चेरी। ये आपके फोन पे के संस्थापक हैं। समीर निगम सीईओ और राहुल चारी सीटीओ ने मिलकर फोन पे की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है गूगल पे को भारत में किस नाम से पहले जाना जाता था? जो गूगल पे था, आखिर उसमें भारत में किस नाम से जाना जाता था? तो भारत में पहले यह तेज नाम से जाना जाता था। गूगल पे है उसको भारत में पहले तेज नाम से जाना जाता था। गूगल ने सबसे पहले तेज नाम से भुगतान ऐप लॉन्च किया और बाद में यह गूगल पे के रूप में बदल गया। अगला क्वेश्चन है जो यूपीआई होता है, यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था? तो यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया था। यूपीआई को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यूपीआई को एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, गूगल पे भारत में किस वर्ष लॉन्च हुआ? जो गूगल पे है, आखिर ये भारत में किस वर्ष लॉन्च हुआ? तो आप कहेंगे यह सन 2017 में लॉन्च हुआ। गूगल पे भारत में कब लॉन्च हुआ? तो गूगल पे भारत में सन 2017 में लॉन्च हुआ। अगला क्वेश्चन है पेटीएम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो पेटीएम है, आखिर इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेटीएम का मुख्यालय नोएडा में स्थित है। यदि आपको जिनके आंसर याद है उनके आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। और जो नहीं है याद, यदि आपको ये क्वेश्चन कोई भी डाउट होता है तो आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद आप इसको 2x स्पीड में देख लीजिए, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। यदि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक भी आते हैं तो आपके इस टॉपिक से बिल्कुल बाहर नहीं जाने चाहिए। पूछा गया जो फोन पे है, आखिर इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फोन पे का मुख्यालय बेंगलुरु में है।
फोन पे का हेड ऑफिस कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में स्थित है, जो भारतीय स्टार्टअप का हब है, जो भारतीय स्टार्टअप हब है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा ऐप पूर्ण रूप से भारतीय है? तो पूर्ण रूप से भारतीय कौन सा ऐप है? तो आप कहेंगे जो पेटीएम है, यह पूर्ण रूप से आपका भारतीय ऐप है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्यूआर कोड आधारित भुगतान किस तकनीक पर आधारित होता है? जो क्यूआर आधारित तकनीक होती है, आखिर ये किस पर आधारित होती है? तो यह होती है आपकी यूपीआई पर आधारित। यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एईपीएस की फुल फॉर्म होती है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। और क्यूआर की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पांस। जैसे मैंने जी 5 फुल फॉर्म बताई, आप भी अभी कमेंट बॉक्स में 5 फुल फॉर्म लिख दीजिए, जिससे कि आपको सारी फुल फॉर्म याद हुए हैं। आपको याद नहीं, आप सुनकर लिख दीजिए, लेकिन यदि आप इनको एक बार लिख देंगे तो आपकी सारी फुल फॉर्म, ये पांचों की पांचों याद हो जाएंगी। एक न एक आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगी। जो नेफ्ट होता है, आपसे नेफ्ट पूछ लेता है, NEFT। नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भीम यूपीआई को सबसे पहले किस ऐप ने लोकप्रिय बनाया? जो भीम यूपीआई को सबसे पहले किस ऐप ने लोकप्रिय बनाया? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोन पे द्वारा ये लोकप्रिय बनाया गया था। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, यूपीआई से भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी होती है? आप यूपीआई के माध्यम से अधिकतम कितना रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं? तो आप कहेंगे समान ट्रांजेक्शन में हम इसमें 2 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 2 लाख रुपए का तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वर्तमान में यूपीआई के जरिए 2 लाख तक का भुगतान एक दिन में किया जा सकता है। हालांकि कुछ बैंकों में अलग नियम रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा गया है, एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है आपका आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। जो एईपीएस होता है, ग्राहक में जो सेवा में ग्राहक को कौन सी सूचनाएं देना होती हैं ताकि वह बैंकिंग लेन देन नगद राशि निकाल सके। मीन्स कहने का मतलब है, जब आप अपने किसी कैफे से, जो इंटरनेट कैफे होता है, उससे आप पैसे निकालने जाते हैं, उसमें आपको क्या क्या लगता है? तो आप कहेंगे उसमें हमारा बैंक का नाम, आधार नंबर और फिंगरप्रिंट लगते हैं। क्या क्या लगते हैं? पहले तो बैंक, जो कैफे वाला होगा, जन सेवा केंद्र वाला होगा, पहले पूछेगा आपका खाता किस बैंक में है। दूसरी बात पूछेगा आपका आधार नंबर क्या है। और तीसरी बात आपसे कहेगा आप यहाँ पर फिंगर लगाइए और आपके बैंक से यहाँ पर पैसे निकल जाएंगे। किसके माध्यम से निकलते हैं? तो एईपीएस के माध्यम से आपके पैसे ट्रांसफर होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यूएसएसडी बैंकिंग सेवा को सक्रिय करने के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाता है और इसका मुख्य लाभ क्या है? जो जैसे कि आप यूएसएसडी बैंकिंग सेवा को सक्रिय करने के लिए आप कौन से कोड का प्रयोग करना होगा? तो आप कहेंगे इसके लिए हमें *99# का प्रयोग करना होगा। बिना इंटरनेट बैंकिंग के फंड ट्रांसफर होता है। किसके माध्यम से? बिना इंटरनेट के माध्यम से आपका फंड ट्रांसफर होता है। आपको कौन सा कोड प्रयोग करना होगा? *99# कोड आपको प्रयोग करना होगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट बैंकिंग नीचे दिए गए में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग द्वारा संभव नहीं है? तो आपका आंसर होगा बैंक खाता बंद करना। जो बैंक का खाता है उसको बंद करना इंटरनेट बैंकिंग का काम नहीं है। और इसमें आप कौन कौन से काम कर सकते हैं? ऑनलाइन पासबुक प्रिंट करवाना, चेकबुक के लिए अनुरोध करना, बिल पेमेंट करना, ये आप सभी काम कर सकते हैं, लेकिन अपना खाता बंद करने के लिए आप उसमें अनुरोध नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल वॉलेट का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जो मोबाइल वॉलेट है, आखिर इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है और इसमें किस प्रकार का भुगतान अधिकतर किया जाता है? तो आपका आंसर होगा क्यूआर कोड को स्कैन कर तुरंत भुगतान करना। ये मोबाइल वॉलेट का सबसे बड़ा लाभ होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, माइक्रो एटीएम और पीओएस मशीनों में मुख्य अंतर क्या होता है? जो माइक्रो एटीएम होते हैं और पीओएस मशीनें होती हैं, आखिर इनमें मुख्य अंतर क्या होता है? तो इनमें मुख्य अंतर यह होता है, माइक्रो एटीएम में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। जो माइक्रो एटीएम होता है, इसमें आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, डिजी लॉकर में दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? यदि आप डिजी लॉकर में दस्तावेज को रखना चाहते हैं, उसके लिए आपको किन किन की आवश्यकता होगी? तो आप कहेंगे यदि हम डिजी लॉकर में कुछ भी दस्तावेज को रखना चाहते हैं, सबसे पहले आपका आधार नंबर होना चाहिए, क्योंकि आपका डिजी लॉकर वो आधार नंबर से बनेगा। उसके बाद जो आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक है, उसका ओटीपी लगेगा और आप ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। मेन चीज होता है जो आपका मोबाइल नंबर है वो लगेगा और आधार कार्ड नंबर लगेगा। जैसे आप डिजी लॉकर को ओपन कर लेंगे तो आपकी जो आधार कार्ड होगा वो आपका डायरेक्ट आ जाएगा। जो आधार कार्ड फोटो होगी उसी फोटो से आपका डिजी लॉकर ऐप लॉग इन होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, साइबर सेफ्टी एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन किस साइबर अपराध में उपयोगकर्ता को नकली वेबसाइट या ईमेल धोखा देकर उसकी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त की जाती है? तो व्यक्तिगत जानकारी किसके माध्यम से प्राप्त की जाती है? धोखाधड़ी से। तो आप कहें जो फिशिंग होता है, इसके माध्यम से क्या होता है, जो
धोखाधड़ी होती है, आपके डेटा की चोरी होती है, किसके माध्यम से होती है? तो आंसर होगा फिशिंग के माध्यम से। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो एसएसएल होता है इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट का मुख्य कार्य। जो एसएसएल होता है इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट लेयर, एसएसएल की फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट लेयर। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है डेटा एन्क्रिप्शन और सुरक्षित लेनदेन। डेटा एन्क्रिप्शन और सुरक्षित लेनदेन ये किसका कार्य होता है? ये होता है आपका एसएसएल का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल भेजते समय बीसीसी और सीसी का सही उपयोग क्या होता है? तो बीसीसी का प्रयोग होता है कॉपी में भेजना और जो सीसी होता है कॉपी में भेजना, जबकि बीसीसी का मतलब होता है गुप्त कॉपी भेजना। मतलब इसका क्या होता है? सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है ईमेल में सीसी का मतलब क्या होता है? तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लैंड कार्बन कॉपी। इन दोनों में अंतर क्या होता है? यदि आप सीसी के माध्यम से किसी को ईमेल भेजते हैं, जैसे आप 5 लोगों को ईमेल भेज रहे हैं और यदि आप सीसी के माध्यम से भेजते हैं तो 5 लोगों को पता चल जाएगा कि ये ईमेल और किसको भेजा गया है। और यदि आप बीसीसी के माध्यम से भेजते हैं तो किसी को ये पता नहीं चलेगा कि आपने मेरे अलावा इस ईमेल को और कितने लोगों तक भेजा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है गूगल ड्राइव और वन ड्राइव किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं? जो गूगल ड्राइव और वन ड्राइव है आखिर ये किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं? तो आंसर होगा ये आपको क्लाउड स्टोरेज प्रदान करती हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे SWAYAM दिशा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑनलाइन शिक्षा देना। ऑनलाइन शिक्षा देना ये किसका माध्यम है? कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे SWAYAM और दिशा का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। इसी महीने जून महीने में है या आपका एग्जाम जुलाई महीने में। आपके लिए डेली ऐसी प्रैक्टिस आते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और जो भी डाउट होता है सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं। और सारे डाउट के साथ साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जो सक्सेस माई गोल टेलीग्राम है उसमें आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। आप पीडीएफ की मदद से बहुत अच्छा कर सकते हैं अपना पेपर। जैसे आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं और एक बार पीडीएफ से रिवीजन कर लेते हो आपको, तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा व्यवहार सोशल मीडिया पर सुरक्षित नहीं माना जाता? तो सुरक्षित कौन सा व्यवहार नहीं माना जाता? तो आप कहेंगे अजनबी को निजी जानकारी भेजें। जैसे कि आपको किसी के बारे में जानकारी नहीं है और वह आपसे ओटीपी पूछ रहा है, आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, जैसे आप बोल रहा है कि आप अपना आधार कार्ड भेज दिए, तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है। जब तक किसी के बारे में फुल जानकारी ना हो आपको अपना आधार कार्ड या कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। तो मिस अजनबी इंसान को अपनी निजी जानकारी कभी नहीं देनी चाहिए। ये आपका सोशल मीडिया पर सुरक्षित व्यवहार नहीं माना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एआई का प्रयोग निम्न में से किस क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है? जो एआई है आखिर इसका प्रयोग किस क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है? तो आप कहेंगे यह आपका शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये तीनों क्षेत्रों में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है बायोमेट्रिक पहचान किस प्रकार की होती है? जो बायोमेट्रिक पहचान है आखिर ये किस प्रकार की होती है? तो आप कहेंगे उंगली, जैसे आपका फिंगर हो गया और आंख हो गई और चेहरे के आधार पर आपकी बायोमेट्रिक पहचान होती है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में डेटा सुरक्षा के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है 2023 में? तो आपका आंसर होगा यह आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है चैटबॉट का मुख्य कार्य क्या होता है? जो चैटबॉट होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो चैटबॉट का मुख्य कार्य होता है यूजर से बातचीत कर ऑटोमेटेड उत्तर देना। यूजर से बातचीत करके ऑटोमेटेड उत्तर देना ये चैटबॉट का मुख्य कार्य होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ से आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें डेटा को स्थानीय कंप्यूटर के बजाय इंटरनेट के माध्यम से किसी रिमोट सर्वर पर संग्रहित किया जाता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू, रिमोट सर्वर पर संग्रहित करने के लिए एक्सेस किया जाता है। तो आंसर होगा ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होता और केवल डेवलपर के लिए परिवर्तन कर सकते हैं। आंसर होगा फॉल्स। जो आपका ओपन सोर्स होता है वो आपको निजी, और मिस कहने का मतलब है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो उसका सार्वजनिक कोड होता है वो सार्वजनिक उपलब्ध होता है, ना कि वो नहीं होता है। क्या होता है? ओपन सोर्स होता है उसका सोर्स कोड आपका सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डेटा चोरी से बचने के लिए हमें
सार्वजनिक वाईफाई पर इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए, तो क्योंकि यह असुरक्षित होता है। आंसर होगा ट्रू। यदि आप भी अपने डेटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको जब कभी आप जैसे कहीं जाते हैं तो आपको फ्री का वाईफाई मिल जाता है। मीन्स उसमें आपका क्या होता है, आपको उसमें पासवर्ड नहीं मांगता है और सीधे आपके मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट हो जाता है। तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, आप जैसे अब नॉर्मल चीज़ें चला सकते हैं, जैसे आपका यूट्यूब हो गया, नॉर्मल चीज़ें यदि आपको जरूरत है तो ही चलाइए। आपको फ्री का वाईफाई बिल्कुल यूज नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है उससे आपका डेटा लीक हो सकता है। और कभी भी किसी का जैसे ऐसे वाईफाई फ्री का मिल रहे तो उससे आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन या अपनी कैसी ऐसी कोई निजी जानकारी नहीं शेयर करनी चाहिए, जिससे कि आपका डेटा हैक हो सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर के किसी सॉफ्टवेयर को बिना लाइसेंस के उपयोग करने कानूनी रूप से मान्य और सुरक्षित होता है, तो आपका आंसर होगा फॉल्स। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ईमेल भेजने के लिए आवश्यक मुख्य घटकों में प्राप्तकर्ता का विषय, संदेश बॉडी और अटैचमेंट शामिल होते हैं, तो आंसर होगा आपका ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यूएसबी ड्राइव को कंप्यूटर सुरक्षित रूप में निकालने से बजाय सीधे खींचना डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है, तो आंसर होगा ट्रू। जैसे आप यूएसबी पोर्ट में कुछ लगाए हुए हैं और आप डेटा मिस किसी भी बार को आप सीधे एकदम खींच देते हैं, तो आपको वहां पे डेटा क्या हो सकता है, क्रॉस हो सकता है। आपको क्या करना है, उसको आराम से निकालना है। ऐसा नहीं करना है कि सुरक्षित रूप से निकालने की वजह आप उसको सीधे, जैसे आपकी डोर केबल लगी हुई है, आप वहीं से खड़े बैठे बैठे आप खींच दें। आपको उसका क्या करना है, आराम से निकालना है, जिससे आपका डेटा आसानी से आपका पास बना रहे और आपका डेटा बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, जो www है इसका पूरा नाम वायरलेस वर्ल्ड वेब होता है और यह इंटरनेट के संबंध में वायरलेस टेक्नोलॉजी है, तो आंसर होगा फॉल्स। www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग दस्तावेज बनाने, संपादित करने और प्रिंट करने के लिए होता है, तो आंसर होगा ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, फायरवॉल एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को वायरस से स्कैन करके हटाता है, तो आंसर होगा फॉल्स। फायरवॉल सुरक्षा दीवार है, एंटीवायरस स्कैन करता है। स्कैन कौन करता है, स्कैन करता है आपका एंटीवायरस। एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में अक्षर, अंक, विशेष चिन्ह और अपर लोअर केस सम्मिलित होने चाहिए, तो आपका आंसर होगा ट्रू। यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप तक सबसे पहले वीडियो आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।